कल हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पे चर्चा की थी, उसका कुछ रिजल्टेंट नहीं निकल पाया, पर चर्चाएं तो की थी, तो उसको थोड़ा क्विक में कवर किया जाएगा, फिर बाकी का फिर नॉर्मली कवर किया। सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में जो वेव है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, हिंदी में कहते हैं तरंग। सुने हैं? तरंग। ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? लाइट्स। ठीक, तो लाइट के तरंग वाले फॉर्म को स्टडी करने को कहते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स। अब इस पे चर्चा पहले भी हम लोगों ने करी है, करी कि नहीं की है? कल ही की थी, दिमाग में होगा, घर में पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो क्विक में उसको भी कर देते हैं। सबसे पहले क्या है ऑप्टिक्स? कितने भाग में, कौन कौन से? क्लियर? रे में कौन थे? वेव में कौन थे? कौन? हाइजेन बोला ना? ठीक। न्यूटन ने क्या किया और हाइजेन ने क्या किया? न्यूटन ने बताया क्या? शायद वही कास्टिंग। हाइजेन ने क्या बताया? क्लियर? समझ में आया? अब इनकी जो बातें हैं उनको, इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को किसने हल किया? क्वांटम में। तो इन्हीं की वजह से जो चैप्टर जनरेट होता है वो नाम होता है डुअल नेचर। वो चीज हो चुकी है, ये चीज क्लियरिटी हुई। हम लोग बात कर रहे हैं वेव की, और वेव में है हाइजेंस, तो सबसे स्टार्टिंग ही होगी हम लोग की हाइजेंस प्रिंसिपल, कि हाइजेंस ने वेव के रिस्पेक्ट में क्या बातें करी। समझ आया? अच्छा, जब हम लोग वेव की बातें करते हैं तो वेव के बारे में जानना भी तो आवश्यक है कि वेव होता क्या है। तो वेव अभी हम लोग ने जाना क्या कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, यही है ना? तो आखिर ये डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है क्या? तो मान के चलिए कि आप एक तालाब के पास खड़े हैं अकेले, और वहां पे आपने सेंटर में एक मारा एक पत्थर, और तालाब है बहुत ही रेस्ट में, उसके पूरा पानी रेस्ट में है, ठीक है? जब आपने पत्थर मारा तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपने फोर्स लगाया अंदर की तरफ, तो जब एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो यहां से क्या क्रिएट होता है? इस तरह की चीजें क्रिएट होती हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है, पर हो कैसा रहा है? ऐसे दिमाग में इमेजिनेशन हो रही है, उसको करिए, नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। कर लिए? ठीक। अब अगर तालाब जितना ज्यादा शांत है, वो वेव्स आपको उतने ही क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे। अगर वो पहले से ही मोशन में है तो उतना असर नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स का नियम कहता है कि अगर कोई भी लिक्विड अगर बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में है, उसके मॉलिक्यूल स्टैटिक कंडीशन में है, जो कि पॉसिबल है नहीं है, पर फिजिकली हमें ऐसा बिहेवियर दिखने को मिले, तो अगर ऐसा है, ठीक है बिहेवियर, तब हमको जब भी हम उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, वो हर एक डिस्टर्बेंस हमें क्रिस्टल क्लियर विजिबल होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेव। अब ये किस फॉर्म में होता है? तो सबसे पहले जहां पे पत्थर गिरा है वहां पे तो डीप चला गया, यानी पानी का एक सतह, मान चलो कि कपड़ा, ठीक है, मान के चलो कि ये कपड़ा, यही कपड़ा है ना, पकड़ो इसको, ये सिंपल। अब इसमें हमने डिस्टरबेंस किया, देखिए वहां उतना झुक गया ना, झुका ही नहीं झुका। अब ये जो झुका है इसमें, ये क्या है? यहाँ पे प्रेशर लगा है। जब बीच वहां पे प्रेशर लगा है तो उसके चारों तरफ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ऐसा लगेगा कि उठ गया, पर वो अपने जगह पे ही है, क्योंकि बीच वाला हिस्सा क्या हो गया है? समझ गए? ठीक है। अब जब वो पत्थर नीचे चला जाएगा, क्योंकि पत्थर पे बॉइंट फोर्स नहीं लगा है, ठीक, नीचे चला जाएगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? चारों तरफ क्रिएट होगी ना। पत्थर की एनर्जी आपने दी, एक्स्ट्रा फोर्स, वो कहां से रिप्रेजेंट होगी? हमको दिखेगी कैसे? तो जब पत्थर गिरा, प्रेशर अंदर गया, पानी नॉर्मल, तो पत्थर के रिजल्टेंट में जो थ्रस्ट ऑफ थ्रस्ट निकल के आएगा ना, वो ऐसे निकल के आएगा। जहां पत्थर गया है ना, वहीं से पत्थर कैसे निकला? पहले तो अंदर धंसा पानी ना, अब कैसे आएगा? वहां से ऊपर आएगा।
क्योंकि कोई भी चीज को दबा के अगर रखे रहो छोड़ो तो फिर से वापस वो क्या करता है, जगह पाने की कोशिश करता है। पानी आएगा फोर्स के साथ और फिर वो बिल्कुल ऐसे आएगा और फवारा ना फवारा ऐसे चारों तरफ निकलने लगेगा। तो जब अभी तो ये वाला पार्ट हो गया, उस पर जब पीछे गिरेगा ना तो वहां पे वो जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो नॉर्मल वाले लेवल के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स, तो वो कहां चला जाएगा, नीचे। फिर नीचे से क्या लगेगा, फिर कहां जाएगा, फिर ऊपर से क्या लगेगा, कहां जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे। समझ गए, क्लियरिटी समझ में आया सबको। तो ये था आपका वेव। ये चीज पुरानी है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो वेव का इक्वेशन है, ठीक है, वेव का क्या है, एक इक्वेशन है। तो किसी भी वेव को हम दिखा सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये तरीका है वेव को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। मैथमेटिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे y एक वेव है, a एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा टी है एंगुलर एंगल और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी। क्लियरिटी। अब ये चीज समझ में आया आपको, वेव वाला कंडीशन। किसी को वेव में डाउट, वेव तरीके के होते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली ने इसकी चर्चा कर चुकी थी कि वेव कितने तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। पर हम यहां पे चर्चा किसकी करेंगे, ट्रांसवर्स, क्योंकि हमको पूरा फिजिक्स में ट्रांसवर्स के बारे में ही स्टडी करना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, समझ गए। आगे बढ़े। तो अभी वेव समझ में आया, वेव क्लियर हुआ सबको। जब ऐसे तालाब में डिस्टरबेंस से ये वेव आया ना, तो पत्थर कहां मारा था, सेंटर में। उस पत्थर वजह से पानी का एक लेवल यहां आ गया, चाहे डाउन में हो चाहे अप में हो, या क्रेस्ट में हो या ट्रफ में हो, समझा। तो वो वाले पे हर एक पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जो भी उनके पास वही एनर्जी होगी जो जहां से पत्थर मारने पे निकले हैं होगी। जब निकलेगी तो ये कैसा बिहेव करेंगे, ये आगे और भी वेव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ना। तो इन्हीं को कहेंगे क्या हम लोग, वेवलेट्स। और ये वेवलेट्स जब पूरे कंबाइन कर दोगे, यानी हर एक पार्टिकल को जब तुम सम कर दोगे, उनको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। समझ आया कि नहीं आया, एक बार फिर से। चलो मान चलो कि यहां पे आप खड़े हो, थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप खड़े हो कोई भी, और ये चारों तरफ बच्चे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। नहीं होता है गाने में ऐसे घुमरिया पारा करते रहते हैं सब, एक अंदर छोटा सा होता है फिर उसके बाहर बड़ा वाला होता है। तो वो जो अंदर होते हैं ना, जैसे उसमें से एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं वेवलेट्स। एक बंदे को, मान लो 10 बंदे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उसमें से एक को क्या कहेंगे, वेवलेट। और उन सबको मिला के क्या कहेंगे, समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत। तो उसी तरह जब पानी में बात करते हैं, पानी का हर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद होगा, और पानी के हर एक मॉलिक्यूल जो वहां पे होगा ना, वो वहीं पे रुका नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो आगे और भी ऐसे वेव फ्रंट बना सकता है, समझ गए, बना सकता है। तो फिर वो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे ना, उसके बाद ये वाले फिर वैसे ही सेम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। फिर वो आगे बनाएंगे, फिर वो ऐसे बिहेव करेंगे, वो आगे बनाएंगे, फिर वो ऐसे बिहेव करेंगे, वो आगे बनाएंगे। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अंत में तालाब के किनारे आपको बहुत ही हल्का वाला वेव देखने को मिलेगा, जो आके तालाब के किनारे को बिल्कुल ऐसे टच करेगा। देखें, समझ आया। अच्छा, तो इसको बोलते हैं, जहां पे पत्थर मारा उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स। जहां पे पत्थर मारा, जहां से एनर्जी निकली, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स बोलेंगे। सोर्स के बाद जो पहला ऐसा ट्रफ या फिर क्रेस्ट बना, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। और वो प्राइमरी वेव फ्रंट फिर क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक। और वो सेकेंडरी फिर क्या बनाएगा,
टर्शियरी नहीं होता। ठीक है, हाँ हाँ, अब समझ गए आप लोग। तो ये तीसरा में क्या होगा कि जो जो प्राइमरी है अब वो सोर्स बन जाएगा, और जो सेकेंडरी है वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी बन जाएगा, और जो टर्शियरी होना था वो फिर से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। समझ में आया? तो ये था आपका वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, वेवलेट और प्राइमरी, सेकेंडरी, सोर्स। सब क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अभी इसमें थोड़ी सी एक और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि वेव फ्रंट के टाइप्स। सर वो जो भी बताया प्राइमरी सेकेंडरी, वो जो दोनों बदलेगा, जब एक बार बदल गया तो उस टाइम उसका सोर्स क्या रहेगा, उस टाइम उससे पीछे वाला। जैसे 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 सिंपल, आप 1 2 3 4 लोग ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं, आपने पीछे से टपरी मारी, फिर अमित ने इसको टपरी मारी, इमरान को, फिर इमरान ने सदाब को, सदाब ने अथर को टपरी मार दी ना। तो स्टार्टिंग किसने की? यू आर द सोर्स। दूसरे नंबर पर किसको मारा? वो हो गया आपका प्राइमरी। फिर अमित ने किसको मारा? सेकेंडरी। अब इमरान किसको मारेगा? सदाब को। लेकिन सदाब को प्राइमरी कौन लगेगा, यानी सोर्स कौन लगेगा? आप नहीं पता चलेगा सोर्स, वो कैसे पता चलेगा? उसको लगेगा कि अमित ही स्टार्ट किया है। समझ गए? क्लियर हुआ? और फिर ऐसे ही रिपीट होता है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के। कौन कौन से? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल ले लेते हो, सन। स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल, सिलेंड्रिकल में ट्यूबलाइट शीशे वाली, ठीक। और प्लेन वाले में हेलोजन, जो फ्लैट वाले हेलोजन आते हैं, जो शादी ब्याह में फ्लैट वाले हेलोजन आते हैं, समझ रहे हो अमित? ठीक, वो वाले हेलोजन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद ये वाला क्लियर हुआ। अब बात करते हैं लोग हाइजेंस की। हाइजेंस ने क्या कहा? तो हाइजेंस ने कहा कि जब भी कोई सोर्स, ठीक है, जब भी कोई सोर्स अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता है, या फिर ठीक है, जब भी कोई सोर्स एनर्जी एमिट करता है तो कुछ सेकंड में, जैसे कल हमने चर्चा की तो उस पर चर्चा फिर करते हैं हम लोग। मान के चलो 12:30 पे ये पहला प्राइमरी निकल गया, तो 31वें मिनट पे दूसरा निकलेगा, निकलेगा ना। तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। निकला किससे? सोर्स से, ठीक है। और उसमें सोर्स से निकलने वाले वो वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं? तो उसके हर एक पार्टिकल के इन्वॉल्वमेंट्स, उनके हर एक पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन। पर यहां पे इनको कहेंगे वेवलेट्स। समझा? तो अकॉर्डिंग टू हाइजेन, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड टू जनरेट सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी कहने का मतलब कि जब आप प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा, प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पार्टिकल एक और वेव फ्रंट बनाने वाला प्राइमरी वेव फ्रंट के हर एक पार्टिकल के पास इतनी क्षमता है ना कि वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकता है। समझ? तो ये बात हाइजेंस ने बताई, और उन्होंने बताया कि हम इसका डायरेक्शन टेंजेंशियली चेक करते हैं। टेंजेंशियली समझते हैं ना? जैसे टेंजेंशियली निकलते हैं, ठीक है। टेंजेंशियली समझ? नहीं समझा अभी भी? टेंजेंट समझते हो? मैथ का ही ना? हाँ, मैथ का ही टेंजेंट। आप लोग कोई दिक्कत टेंजेंशियली में? ठीक। तो प्राइमरी वेवलेट एंड कॉमन लाइन टचिंग टेंजेंट विल फॉर्म अ सेकेंडरी वेवलेट। यानी कि सबसे पहले प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा और फिर उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। प्राइमरी वेव फ्रंट में प्राइमरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट में सेकेंडरी वेवलेट, और हर एक वेवलेट बिहेव करेंगे सोर्स की तरह। क्लियरिटी? चलो उसके बाद एक और इसमें सीन था, वो क्या था कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। ये था ना? हाउ? तो कंडीशन है कि जब किसी में, जैसे मान लो ये सोर्स है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, कैसा सोर्स है ये? वेवलेट्स, प्राइमरी सोर्स, ठीक। ये फिर क्या बनाएंगे?
फिर ये वाला क्या बनाएगा, इन दोनों वेव फ्रंट का आपस में क्या हुआ है, हुआ है ना कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के। ये डिसाइड कौन बताता है, ये डिसाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। जिससे क्या जनरेट होता है, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की शुरुआत यहां से हो जाती है। कैसे, तो जब 2 सोर्स के वेव फ्रंट अपने अंदर से इवॉल्व होते हैं, तो एक समय ऐसे जब दोनों आपस में क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, सोर्स नहीं, उनके वेव फ्रंट आपस में कांटेक्ट में। जब भी कांटेक्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन 2 तरह का हो सकता है, या तो अच्छा वाला या तो बुरा वाला। एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। मान के चलो आप लोग ट्रेन में गए, ठीक है, ठीक है, ट्रेन में न जाओ, कितनी बार ट्रेन में जाओगे। मान चलो आप क्लास में गए, नया नया एकदम नया नया, आप नया नया फर्स्ट डे क्लास में गए किसी स्कूल की क्लास में। वहां पे मान चलो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लतखोर होंगे। मान लो आप अच्छे बच्चे हो गए और आराम से आपकी दोस्ती हो गई ना, उन्होंने कुछ भी आपको परेशान करने के लिए नहीं किया। तो ये कैसा है, अटैचमेंट, कंस्ट्रक्टिव है, तुरंत जुड़ा जुड़ा हुआ, बिल्कुल एकदम फेवरेबल कंडीशन मिल गया, हाँ या ना, ठीक। जैसा ये नया वाला बंदा था, उसी नेचर का वो वाला बंदा भी मिल गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे ना, सेम नेचर का कंस्ट्रक्टिव हो गया। अच्छा, जब कुछ देर एक आध 2 क्लास के बाद जब देखे क्लास के वो बच्चे जो पीछे बैठते हैं इस समय, ठीक है, वो आए सब, चिकना कहां से आया तू, सीधा बोले कौन से स्कूल से आया था की बार, और छिड़खानी शुरू कर दी है। तो अब वो हो गया तुम्हारा अपोजिट नेचर की, हो गया ना। अब उस लड़के का नेचर अगर वैसा होता तो वो उनसे दोस्ती होती, हाँ कि नहीं। पर लड़के का नेचर नॉर्मली है तो वो कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, तो औरों के संग कैसा करेगा, डिस्ट्रक्टिव करेगा, हाँ या ना। तो क्लास में हमेशा वो डेली परेशान करेंगे सब। कुछ दिन बाद में सब जब नॉर्मल हो जाएगा तो खुद ही हट जाएंगे, लेकिन तब तक तो परेशानी चलती रहेगी ना। ये है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यहाँ पे वेव आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होता है। सुपर इंपोज का मतलब ये वाला एक दूसरे के ऊपर आ गया, ठीक है, सुपर इंपोजिशन मतलब बिल्कुल ढक लिया एक दूसरे को, सुपरपोजिशन हो गया। अच्छा, अब सुपरपोजिशन में वेव होता है और यहाँ पे 2 लड़कों का नेचर है। सिंपल, आप कंपेयर कर लो। स्कूल में क्या है, नेचर ही तो है, नेचर मिलेगा तो दोस्ती होगी, नहीं मिलेगा तो नहीं होगी, हाँ या ना। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके आ गया। तो जब ऐसा हुआ, ये दोनों वेव फ्रंट आपस में क्या हुए, सुपर इंपोज हुए, तो वहां पे कितने कंडीशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ने किसको जन्म दिया, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने कैरेक्टर दिखाते हैं, 2, कौन कौन सा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक। जब ये दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद इनका जो रिजल्टेंट वेव फ्रंट है, रिजल्टेंट वेव फ्रंट वो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि इन दोनों को मिलने से लाइट और इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव। और जब इन दोनों के मिलने से लाइट क्या हो जाती है, घट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, यानी पीछे वेव फ्रंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि पीछे कैसा सुपरपोजिशन होता है, डिस्ट्रक्टिव, और आगे कैसा होता है, समझ। अब ये कैसे होता है, देखने में कैसे दिखते हैं, नाम आवश्यक है। तो कंस्ट्रक्टिव मान चलो ना कि ये वाले एक वेव है, ठीक, मान चलो कि A1, और एक और वेव है मान लो A2, दोनों को आपस में क्या किया गया, सुपर इंपोज। मान लो कि सुपर इंपोज करने के बाद वो क्या बन गए, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव हुए तो वो कैसे हो जाएंगे, अब समझ। और मान चलो कि ये दोनों आपस में, जैसे मान चलो एक ये वाला है A1 और एक और बना, देख लो A3, देख लो दोनों का फेज, इन दोनों का आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव होगा तो कैसा बन जाएगा, समझ में आया। तो ये है हम लोग का इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई डाउट है इसमें, तो बताइए, बोलिए, सबको समझ में आ रहा है। तो
देखिए इसके लिए रिलेशन दिया हुआ है बुक में, वो रिलेशन का डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये जो नोट्स दिया, नोट्स में देखिए, नोट्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन लिखा हुआ है, वहां पे सम अप हुआ, अच्छा खासा आपको डेरिवेशन टाइप दिख रहा होगा। लेकिन सबसे पहली लाइन देखिए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी दोनों का वेक्टर सम करना है। और वेक्टर सम करने का तरीका नीचे देखिए, r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। ये इसको आप गोला बना लीजिए और इसको आप दिमाग में याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई जगह मिलने वाला है। ऑप्टिक्स में मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मिलेगा, कैपेसिटेंस में मिलेगा। हो गया फॉर्मूले को ना, हाँ, और इस फॉर्मूले का थोड़ा अपग्रेड एक वर्जन है, वो देखिए जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो बचपन में आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला, क्या कि एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। याद है? तो मत लिखना, नहीं याद है तो दिमाग में रख लेना। बेहतरीन मैटर है, वही वजह से शुरुआत में थे कि फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मौके पे इस्तेमाल होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस्तेमाल कैसे होगा, मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स F1 लगा रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक F2 लगा रहा है, आपको बोला क्या रिजल्टेंट, तो होगा ना, क्या होगा इसका फॉर्मूला, ये ऊपर, ठीक है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, हम वेक्टर को इतनी आसानी से बीचों बीच फाड़ नहीं सकते। अभी स्केलर होता तो सीधा दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर, पता चल जा बीचों बीच क्या निकलेगा, इसका पता चल पाएगा नहीं पता। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले ही पन्ने में है और वहां पे देखिए, वहां पे आप देखिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये जो लिखा है नीचे उसको नहीं मैं कह रहा हूं, इंटेंसिटी डायरेक्टली टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, कि एम्पलीट्यूड अगर इंटेंसिटी, ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स बढ़ाया जाए, ये सब क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर इंटेंसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाया जाए तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। इंटेंसिटी अच्छा एक ही बोल दिए हैं। अगर एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स बढ़ाया जाए तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, ये सही है ना? बस इसकी बात कर रहा था। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए दिमाग में रखना है। देखिए उसके बाद है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, redistribution of light energy from 2 coherent sources सुपर इम्पोजिंग एट अ पॉइंट। अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट उसके बाद ही है, अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अभी उसके बाद कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? तो कोहेरेंट सोर्स आर दो सोर्सेज विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, उनके हर एक एमिशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। तो 2-4 वर्ड्स हैं, इनके टर्म्स एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इसमें कोहेरेंट है, इनकोहेरेंट है, मोनोक्रोमेटिक है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में सेव कर लीजिए। क्लियर? और एक और है, सेम फ्रीक्वेंसी है और फेज डिफरेंस 0, सेम फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस 0, इसको बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स। क्लियर? उससे पहले हम लोग देखे हैं, तो नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स वेव फ्रंट। यहां पे देखिए, यहां पे प्रिज्म है, लेंस है और स्फेरिकल मिरर है।
इन तीनों केसेस में जब हम प्रिज्म से इंसिडेंट लाइट और इस लेंस से और स्फेरिकल मिरर से, तीनों केसेस से प्लेन वेव फ्रंट की लाइट जब पास कराते हैं तो उसके बाद का कॉन्सेप्ट देखिए। मिरर के प्रिज्म के केस में बिल्कुल उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है शेप में, प्लेन जाती है तो प्लेन बाहर आती है। क्लियर? लेंस के केस में ये कन्वर्जिंग हो जाता है, लेंस के केस में कन्वर्जिंग हो जाता है, और मिरर के केस में भी क्या हो जाता है? कन्वर्जिंग हो जाता है। तो सीन क्या है, लेंस के केस में बिहाइंड द लेंस होता है और मिरर के केस में ऑन द फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। कोई दिक्कत? तो ये अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, तो आप एक फिगर बना के वहां नीचे मेंशन कर देंगे तो अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो फिगर के लिए एकदम बना दीजिएगा बिना कोई टेंशन के। सर वेव फ्रंट उसमें बोलेंगे ना कि वेव फ्रंट में कैसा बिहेव होता है। जब फिगर बनाएंगे तो उसको नहीं लिखेंगे, पूछेगा तब ना, मतलब बस पूछेगा बिहेवियर ऑफ प्रिज्म पूछेगा। बनाएंगे आप फिर भी। क्लियर? उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले पन्ने पे देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अभी हम लोग को रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग पता है ना कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट जब भी कोई रे ऑफ लाइट आके टकराता है तो वो बिल्कुल निकल जाता है। वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये वाला क्लियर है? वेव में भी कुछ इसी तरह का कंडीशन होता है। होता क्या है कि जब भी वेव या लाइट चलती है, तो अभी तुम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वो कभी अकेले नहीं चलती, बीम चलता है। समझ गए? हाँ, बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ वेव कहते चलेगा। तो ये अकेले आएगा नहीं, ये कई केले आएगा, मतलब बहुत सारे होंगे। तो मान लो कि बीम ऑफ लाइट कैसे चलेगा, ऐसे करके चलेगा ना, ये पैरेलल। ठीक, जब हम इसको तिरछा गिराएंगे ना तो ये वाली लाइट लेट पहुंचेगी और ये वाली लाइट पहले टकराएगी, है ना? जो पहले टकराएगी वो पहले क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। जो लेट टकराएगी वो लेट रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को यहां पे मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करके दिखाया गया है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। बहुत कुछ है नहीं, देखो ऐसे हमने बना दिया ना। तो अभी देखिए यहां पे ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा आपको? एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, फिगर में आप देख सकते हो या फिर यहाँ पे देख लो, फिगर में देख लो, ये ट्रायंगल दो मिल रहा है ना, छोटा छोटा, ये इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो, पहला कंडीशन। दूसरा, इस ट्रायंगल को प्रूव कर दो और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस। तो डबल तरीके हैं आपके पास। तो आप गौर करना ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का नियम बोलता है ना कि अगर सेम बेस से दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। समझ गए? तो कॉन्ग्रुएंस का नियम लगाएंगे और मैथमेटिकल यहाँ पे कीड़ा लगा के एकदम भगाल मचा देंगे वहां पे। समझ? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में किसी को कोई दिक्कत? वो लाइन क्यों खींचे आप? ये वाली कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? हमको प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन तो करते थे ना पहले भी, याद नहीं है? तो थोड़ा सा रिकवरी मार लेंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी वाली, सिमिलैरिटी वाली, क्योंकि एक का दो जगह जरूरत पड़ेगी आपको। अगर ऐसा फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आएगा तो जरूरत पड़ेगी। ये आएगा फॉर्मूला। देखिए कंडीशन क्या है ना कि वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लगभग सभी कट ही गए हैं।
तो जो बचेगा उसको तो करना ही है ना, ये बताइए। स्कूल में तो सर 2 हफ्ता पढ़ाया है तो सीटी सीटी है किसमें? उसमें आखिरी में सीटी अपन सीटी बीबी डैश देखिए, बीबी डैश क्या है? सीटी का ना, देखो सी है आपका लाइट और टी है टाइम, नहीं समझे? एक फॉर्मूला है, बहुत बचपन में जानते होगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जैसा कि ई लाइट है तो सी टी, समझ आया कि नहीं है अभी भी? ये डिस्टेंस निकालने का तरीका, क्लियर? उसके बाद सेम है आपके पीछे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, उन दोनों ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है, ठीक है? अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। सिंपल प्रूफ है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी आपको प्रूव करना या फिर सिमिलरिटी दिखा। आप लोग को इतना सा फ्रीडम मिलेगा क्योंकि आप लोग 12th में हो तो दोनों पढ़ चुके हो, कॉन्ग्रुएंसी भी और सिमिलरिटी। दोनों में से एक को आता है किसी को? ना कैसा कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में दोनों में से एक को है दिमाग में, कौन सा वाला? चलिए आपका इधर वो वाला ना सिमिलरिटी प्रूव करना है, सारे साइड से बराबर काटे हो जाए। बगल में इधर सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको बताते हैं हम थोड़ा सा जल्दी। देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों में फर्क देखिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है ना, ऐसे होता है, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, और सिमिलरिटी का फिगर क्या होता है, ये होता है, ठीक है? तो देखो कॉन्ग्रुएंसी में ऊपर देख रहे हो, ये बता रहा है कि जो शेप है, शेप समझ तो, शेप वो सेम है, और नीचे वाला क्या बता रहा है, इक्वल टू कि हर एक जो साइड है उसकी बराबर, एकदम डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। इसलिए तो कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी सी खतरनाक है और सिमिलरिटी थोड़ी सी आसान, तो थोड़ा फ्रीडम ज्यादा देता है। अब सिमिलरिटी में क्या है कि सिमिलरिटी में बोलता है ना कि कोई भी 2 फिगर जो देखने में सेम हो वो सिमिलर होंगे, साइज कुछ भी हो सकता है, साइज डजंट मैटर, ठीक है? अब देखो जस्ट लाइक छोटा ताजमहल, बड़ा ताजमहल, समझ में आया? तो ये है सिमिलरिटी वाला। कॉन्ग्रुएंसी मतलब उनके साइड सब कुछ इक्वल होने, सेम टू सेम होने, 2 इक्वल ताजमहल। हाँ एक और ताजमहल, जब इसके द्वारा एक और ताजमहल, किसके द्वारा सर इस बार यूपी में बनेगा। हाँ मेरे ऊपर तो सही, उसके बाद जो लगन है यस सर, देखते हुए दूसरा ताजमहल क्या बनेगा रोज यही बनाएगा भले ही फॉर्म का सही है लेकिन बनेगा। फूम के सिमिलर बनाएगा, सिमिलर ये कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में थोड़ी समझ में आई। अब सिमिलरिटी में फ्रीडम क्या है कि इनके साइड्स के रेशियो भी आप निकाल सकते हो, पर इनके साइड्स मिलाने पड़ते हैं, इक्वल दिखाने पड़ते हैं। और बाकी का आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए कि किताबों को थोड़ा कवर कीजिए। एनसीईआरटी है 10th की, हम नहीं कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी, पर हम कहेंगे जरूर सिमिलरिटी, क्योंकि सिमिलरिटी आसान थोड़ा देख लीजिए, देख लेंगे, ठीक है? देख के और इसको दोनों को डिराइव करके हम देखेंगे, कल इन दोनों का डेरिवेशन देखेंगे हम। बता रहे हैं कि मतलब कह रहे हैं करना है, देख लेंगे तो कर पाएंगे, आसानी है। बुक नहीं है, वो जिस बुक से आप बुक दिए हैं वो वाली किताब का आपको इस्तेमाल करना, समझे नहीं आपकी बात? बुक से बुक दिया। चलिए आगे करें। नेक्स्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है? स्क्रीन। और ये क्या है? क्या है? स्लीट है, स्लीट। स्लीट। ये क्या है? वेव फ्रंट है। पिप। सोर्स से निकल रहा है। हाँ, सोर्स। अब हम समझना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ये। Yes, sir. और ये बिल्कुल पैरेलल लाइन, Yes, sir. और ये एक एक्सिस कह सकते हैं हम, कॉमन एक्सिस कह सकते हैं सबके लिए, जिस एक्सिस के ऊपर इसको हम परफॉर्म कर। फिगर में भी देखते रहेंगे आप लोग, यहाँ पे और ये कंडीशन यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक P है x माइनस डी बाई टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है पूरी? d, और इसके बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल। ये स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ x है, ठीक है। क्लियरली? अच्छा, फिगर में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इनका फिगर का अटैचमेंट देते हैं। ये सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। हाँ, तो सोर्स से ये लाइट निकल रहा है, और यहाँ पे छोटे छोटे स्लिट हैं। पता है ना कि अकॉर्डिंग टू वेव ऑफ टेक्स, कि जब भी कोई वेव फ्रंट आगे बढ़ता है तो जो उस पे वेवलेट्स होते हैं वो एक और वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं आगे। तो जब वेव फ्रंट क्रिएट करते करते इसको टच करेंगे ना, इसको, तो यहाँ पे जो पार्टिकल पहुंचेगा, अब ये दोनों डबल सोर्स की तरफ बिहेव करेंगे। जब डबल सोर्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? वेव फ्रंट क्रिएट होगा, और ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव भी होगा और डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे? सुपर इम्पोज। क्लियर? अच्छा, देखिए, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, इसका भी डेरिवेशन इस साल नहीं है, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। बोल रहा है कि जब भी ऐसा होता है तो स्क्रीन हम लगाए ना, क्यों? क्योंकि वहां पे हमको ब्राइट मिले, डार्क मिले, ब्राइट मिले, डार्क मिले, ब्राइट मिले, डार्क मिले, ब्राइट डार्क ब्राइट। इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए, ये देख रहे, ये देखिए, जहां पे गैप है ना वहां पे ब्राइट है, और जहां पे गैप नहीं है वहां पे बिल्कुल इसी तरह का फ्रिंज क्रिएट होता है आपके स्क्रीन पे जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो हमें क्या बताता है कि जो जहां पे रोशनी है, लाइट है, वो है फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, और जहां पे लाइट नहीं है वहां पे डार्क फ्रिंज। लाइट है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, और लाइट नहीं है क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। समझ में आया? तो दोनों के बीच में विड्थ, यानी कि एक डार्क एक ब्राइट, यानी दो डार्क के बीच में या दो ब्राइट के बीच में जो विड्थ है वो है डी लैम्डा बाई डी। देख लो फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। क्लियर? बीटा इज अ वही तो फ्रिंज विड्थ है। बीटा कोई स्पेसिफिक हमने अपने से लिया है, बुक ने ले रखा है, वो कांस्टेंट ले रखा है, जिससे हमेशा दिखाएंगे हम किसको? फ्रिंज विड्थ को। क्लियर? नेक्स्ट है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब देखो, एक तो है जब इस एक्सिस से जितना दूर होते जाएंगे, तो देख रहे हो ना, मान लो इस वाले से एक ये वेव फ्रंट यहां पहुंचा, और इस वाले से एक वेव यहां पहुंचा, और दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो गए? सुपर इम्पोज हुए। अब देखो, जब वो देखो यहां से यहां के बीच में कुछ एंगल है क्या? है कि नहीं? और यहां से यहां के बीच में भी एंगल है। यही एंगल के वजह से जो वहां पे फ्रिंज क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ।
जब हम एंगल की मदद से फ्रिंज विड्थ निकालें। अभी हमने बिना एंगल की मदद से निकाला क्या, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, यही है ना। तो अभी उसमें एंगुलर निकालने के लिए, क्या है, तो वो है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। ये फॉर्मूला देख लो, दिया हुआ है ना, विथ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। तो आप एंगल वाले फ्रिंज विड्थ इस फॉर्मूले से निकाल। उम्मीद है कि इस पे क्वेश्चन ना आए, लेकिन उम्मीदों से दुनिया चलेगी नहीं। तो फ्रिंज विड्थ के इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने साइड बुक या एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब बाकी हम प्रैक्टिस सेट देंगे तो उम्मीद है कि ये हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद जब हम एन फ्रिंजेस की बात करें, यानी एन फ्रिंज का मतलब कि ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि ये सेंट्रल फ्रिंज बनेगा, हाँ ये ना सेंट्रल में, इस सेंट्रल से कितने दूर तक बन सकता है, यानी हमको पता, मान लो कि यहां पे पता करना पड़े या फिर हमको यहां पे पता करना पड़े, तो कैसे पता करेंगे आप, तो उसके लिए हमारे पास है वाई एन इज इक्वल टू डी एन लेमडा अपॉन डी। समझा? तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे ना, इसका मतलब कि हम स्लीट और ये स्क्रीन के बीच में दूरी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। गौर करना, जब टॉर्च जलाओगे ना, तो टॉर्च को जब यहां पे रखोगे तो उसकी फोकस इतने में दिखाएगी, और जब यहां कर दोगे तो उसकी फोकस इतने में दिखाएगी, और दूर कर दोगे तो और बड़ा दिखाएंगे, और पूरा दूर बढ़कर तो पूरा घर में दिखाने लगेगा। बिल्कुल सेम कंडीशन ये वाला, कि जब हम बात करें किसकी, ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि जब हमको फ्रिंज पता करना हो कि इतने दूर पे फ्रिंज की वैल्यू क्या होगी, वो ऐसे पता कर। समझ? बोलिए, पढ़ना पड़ेगा घर पे, ठीक है, क्योंकि अब ऑप्टिक्स आया है, नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। समझ? हाँ। नेक्स्ट है उसी तरह डार्क के लिए, तो डार्क के लिए जैसे कि जो आपके क्या कहते हैं, ब्राइट के लिए है डी एन लेमडा बाई डी, डार्क के लिए है 2n-1 डी लेमडा बाई 2d, ठीक है। ये कंडीशन क्यों, क्योंकि जो सेंटर में बन रहा है ना वो ब्राइट बन रहा है। गौर करो, जो सेंटर में बन रहा है वो क्या बन रहा है, ब्राइट। तो इसके बाद डार्क हमेशा दूसरे नंबर पे ही तो आएगा। तो डार्क को हम इसको अगर मान लो 0, तो डार्क क्या बनेगा, 1, और 1 इज ऑड, 1 इज ऑड, और ऑड के लिए कंडीशन होता है 2n-1, ठीक है। ऑड के लिए 2n-1, तो 2n-1 डी लेमडा बाई 2d। कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद है नेक्स्ट एंगुलर पोजीशन, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस व्हेन होल एपरेटस इज टेकन फ्रॉम एयर टू अ डेंसर मीडियम। ये पर इंपॉर्टेंट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा, जब कब, जब हम पूरे इस सेटअप को कहां ले जाएं, एयर से डेंसर मीडियम ले जाएं। देखो, ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो जैसे ही हम इसका मीडियम चेंज करेंगे, लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, और जब लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रिंज विड्थ की जो इंटेंसिटी होगी वो ऑटोमेटिक क्या कर जाएगी, समझ आया? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? ये अभी मैंने भी बोला एक रिलेशन करने के लिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अभी देखो, जब वेवलेंथ कम होगा तो एम्पलीट्यूड भी नेचुरली जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी। कोई दिक्कत इसमें, रिलेशंस में? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, देख सकते हैं आप, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। अभी मैंने बोला, ये वाला याद है, अभी यही वाला भी बोला, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेम है एकदम। इसलिए देखो ट्रिपल 4 जगह यूज हो गया इसका, इसी रिलेशन में। इसको एकदम दिमाग में बाय हार्ट सेट करेंगे। क्लियर? चलिए,
उसके बाद है उसके बाद है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो देयर आर 3 कंडीशंस गिवन। पहला, द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दूर होनी चाहिए, दूरी दूरी काफी होनी चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल, यानी कि ये वाले स्लिट से ये वाले स्लिट की दूरी क्या होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए, ठीक है। जब ये कम होगी ना तो कुछ समय बाद ये आपको दूर से लगेगा कि ये दोनों का सोर्स क्या है, एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई रोड है जो एकदम एक स्ट्रेट में 4-5 किलोमीटर लंबी है, एक लाइन में बिना मोड़ के, अगर कोई ट्रक आ रहा होगा ना वहां से, उसके पास डबल लाइट होगी पर आपको सिंगल लाइट दिखेगी। बिल्कुल सेम वाला कंडीशन, दूरी बढ़ी, दो सोर्स है, सॉरी अगर इस पे तो सोर्स एक है, 2 हेडलाइट है, दोनों हेडलाइट से लाइट निकल रही है, दोनों आपस में सुपर इंपोज करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, तो जब डिस्टेंस लॉन्ग होगा तो वहां से आपको कैसा दिखेगा, समझ आया। थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं आप, बुझा रहा है सबको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो द फिनोमिनन, देखो अभी देख लो डिफ्रैक्शन का सीन क्या है। तो अभी देखो यहीं पे लाइट आ गई है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको, एक सेकेंड, ये थीटा लिखा है ना, और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, फिर भी आप साइड से देखोगे तो देखो दिख रहा है थीटा, ऊपर से ढक दीजिए। हाँ देखो थीटा दिख रहा है थीटा। हमने लाइट की एंट्री को बंद कर दिया, फिर भी हमको थीटा दिख रहा है, आखिर ये क्या है। पॉइंट नंबर, शाम के समय में जब सन नहीं होता है फिर भी चारों तरफ लाइट होती है, किसकी वजह से। दिन के टाइम में जब खिड़की दरवाजे बंद होते हैं फिर भी घरों में लाइट रहती है, किसकी वजह से, समझ में आया। तो ये सारे कारण हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ये क्या है, डिफ्रैक्शन है कि जब लाइट अपने पाथ को क्या करे, चेंज करे कॉन्टिन्यूअसली इन मल्टीपल डायरेक्शन, यानी कि स्प्लिट हो जाए, जैसे मान चलो कि झाड़ू, और सोचो कि एक लकड़ी लो, अच्छा लकड़ी छोड़ो, कोई यहाँ पे दातुन किया है, कोई दातुन शुरुआत में एक लकड़ी होता है, कूचते कूचते ब्रश बन जाता है, गौर करना। इसी तरह की लाइट होती है, लाइट की जो स्टार्टिंग होती है क्या होती है, सिंगल होती है बीम, डिफ्रैक्शन की वजह से मल्टीपल पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। जब स्प्लिट हो जाती है तो उसकी जो पार्टिकल्स है, उसकी जो लाइट के रिफ्लेक्शंस है, रिफ्रैक्शंस है, जितने फिनोमिना है, सबके वजह से लाइट अलग अलग जगह पर क्या मिलता है, देखने को मिलता है, विजिबिलिटी मिलती है, समझ में आया। तो डिफ्रैक्शन, the phenomenon of bending of light around the sharp corner and the spreading of light within the geometrical shadow of the opaque obstacle is called diffraction of light। यानी सेम बात है, यानी हम ओपेक ऑब्जेक्ट के बाद भी चीजों को देख सकते हैं, किसकी मदद से, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि जब हाइजन ने उस समय इस फिनोमेना को लगाया तो न्यूटन का डब्बा गोल हो गया, क्योंकि न्यूटन ने बोला था लाइट हैज अ लाइट हैज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक है। लाइट का जो प्रोपोर्शन वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर होता है, ठीक है। और जब हाइजन ने ये कंडीशन लगाया तो देखो सफा दिख गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे कई जगह हैं जहां पे हाइजन ने न्यूटन को क्या किया, दबोच लिया, ठीक है। और ऐसे कई जगह हैं जहां पे न्यूटन ने हाइजन को क्या किया, दबोच लिया। लेकिन जब वो उस जगह पे मौजूद थे कि एक तरफ हाइजन अपनी दलील दे रहे हैं, एक तरफ न्यूटन अपनी दलील दे रहे हैं, तो बीच में क्वांटम ने कहा यू आर गुड, यू आर ऑल्सो गुड, गो होम खाएंगे स्लीप, आई विल हैंडल फ्रॉम देयर। तो उन्होंने रात भर हैंडलिंग की, कहा कि दिस इज माई प्रॉपर्टी, समझ।
तो ये वाला था आपका क्वांटम, बहुत खतरनाक बन गया। ये भी कला है। यस सर, मजाक था, मजाक फिजिक्स और थ्योरी सिखाना। आगे देखा जाए यस सर। तो आगे में देख लीजिए आप, यहाँ पे दो फिगर देख सकते हैं आप, ज्योमेट्रिकल शैडो और ज्योमेट्रिकल शैडो दोनों में कंडीशन दिखा रहा है। एक कंडीशन में एक स्लिट खुली हुई है, देख लो। एग्जाम्पल तौर पे जब हम किसी घर में एक खिड़की में छोटा सा छेद होता है दिन के टाइम में, तो लाइट अंदर आती है, तो उस छोटे से लाइट से हमें इतनी विजिबिलिटी हो जाती है कि रूम की मैक्सिमम चीजें हम क्या कर सकते हैं। ये है पहला केस। दूसरा केस कि एक ऑब्स्टेकल के बावजूद, यानी कि हमने ऐसे एक ऑब्स्टेकल रखा फिर भी लाइट वहां तक क्या हो गई, पहुंच गई। ये दूसरा केस। तो पहले वाले में स्लीट, दूसरे वाले में ऑब्स्टेकल। दिक्कत चले। नेक्स्ट है यंग्स सिंगल स्लिट। ये है क्या सिलेबस में सिंगल स्लिट? तो सिंगल स्लिट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डबल स्लिट ही है बस सिलेबस में। चलो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी शायद नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट का ही है, तो कैसे हो सकता है? सर इसके क्वेश्चन पे होंगे ना जो आप ये अब देखिएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो आप कम से कम 3 याद कर लेंगे। इसमें दिया है 2 दिया है ना, 2 ही दिया है। आप कम से कम 3 रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस पूछता है, जानते हैं 2-3 के डिफरेंस जो पूछता है। एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछता है डिफरेंस, एक आपका पोटेंशियल में डिफरेंस पूछता है, जिसमें एक मैग्नेटिज्म में डिफरेंस पूछता है, जिसमें पूछता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। इस तरीके से 2 को एक ही में अटैच करके पूछता है क्वेश्चन पेपर में। इससे क्वेश्चन करके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में ऐसे डिफरेंस के, जिसमें से बोले देखो होता क्या कि और करके क्वेश्चन आते हैं, और आपको सारे क्वेश्चन तो करने नहीं होते हैं, आपको जो समझ में आता है वही क्वेश्चन करेंगे ना। लेकिन एक चीज गौर करिएगा कि जिसमें भी न्यूमेरिकल आएगा उसके और में भी न्यूमेरिकल ही मिलेगा। मतलब 3 से 5 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें भी और छोड़ नहीं सकते। हाँ, अब सही बात है। लेकिन एक छोटा सा हेल्प रहता है उसमें, वो क्या कि और वाले क्वेश्चंस में एक में न्यूमेरिकल तो होता है लेकिन केवल अकेले नहीं होता है। जैसे मान चलो एक 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है, फिर उसमें और आया और करके एक और 5वां क्वेश्चन का, अब उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक थ्योरी का एक न्यूमेरिकल का। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। हाँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे आप हाँ आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप न्यूमेरिकल के लिए देखिए एक चीज है, और एग्जाम में कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, चाहे आए चाहे ना आए, ठीक है। कंडीशन क्या है, आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले 5 मिनट में 95% वाला वीडियो देख के जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप लोग कम से कम साल भर तो पढ़ाई किए, भले 1%, 10%, 2% ही किए पर किए हैं, यानी नाम से परिचित तो है ना। और अगर जब थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो इसके काम से भी परिचित हो जाएंगे, तो जब सामने क्वेश्चन आएगा ना तो वो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं। आप कहें कि इसको देखा हुआ है, और जब देखा हुआ है तो उसके फॉर्मूले और थ्योरी भी दिमाग में होगी, चेपेंगे वहां पे। अब आपके लिए फॉर बायोलॉजी अगर न्यूमेरिकल आपको लगे कि आसान है तो समझ लेना वो नहीं होगा आपसे। बात फैक्ट एकदम क्यों नहीं, बात बता रहा हूँ, फिजिक्स की बात बता रहा हूँ। अगर फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आपको लगे कि तो आसान में कुछ है नहीं, तो गारंटी है कि वो आपका समय खींचने वाला है। और एकदम साइकोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है कि आप उन क्वेश्चंस को ना छुएं जो आपका समय क्या कर ले, कंज्यूम करे। तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे, आप पेपर को 3 सेट में डिवाइड करेंगे।
पेपर पहले ही से कई सेट में रहता है, पर आप अपने पर्सनली 3 सेट में करेंगे। पहले सेट में जो आपको 100% क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, दूसरे सेट में जिसमें आपको 80% क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, और तीसरे सेट में जिसमें आपके 50-50 हैं, और चौथे में बचा जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये 3 सेट जब कंप्लीट होंगे तब जाके चौथे में हाथ लगाएंगे। और एक चीज है, हर एक सीबीएसई या कोई भी बोर्ड के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होता है फिशिंग करने के लिए, फंसाने के लिए, और देखने में लगते कैसे हैं, बहुत ही आसान। और फिर आप उसको छूओगे, आप अपने अच्छे वाले जो क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे थे 2-3 टे गए। समझ? तो सावधानी से काम करना है, और सिलेक्शन भी सोच समझ के करना है। सबसे पहले वही क्वेश्चन करो पहले अटेम्प्ट में। और एक और चीज, ये अंड बंड वाला सीरियल मत करना। पहले 1 नंबर कर दिया रहा है तो अब फिर एक ही बार 10वां नंबर शुरू कर दी। करने में कोई गड़बड़ी नहीं बता रहा हूं मैं तुमको, बता रहा हूं, तुम लोग के हेल्प के लिए बता रहा हूं। करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो चेक करेगा उसको प्रॉब्लम, और उसको प्रॉब्लम है तो बाय डिफॉल्ट दिक्कत आपको ही है। मतलब अब सीरियल नंबर से करना है। नहीं, अब ये नहीं कर रहा हूं कि सीरियल नंबर से आ सकता है किसी को, बहुत रेयर लोग हैं जिसको सीरियल नंबर से आता होगा। उसके लिए स्पेस छोड़िए, आगे कीजिए, स्पेस छोड़िए, आगे कीजिए। जब आएगा तो फिर वहां पहुंचिएगा, लिखिएगा। अगर आप चेक करने वाले को हेल्प करेंगे तो रिजल्ट में आपको भी कुछ दिक्कत मिलेगा। 5 नंबर की उम्मीद है। एक भी नंबर मिल जाएगा तो क्वेश्चन आएगा रहेगा। नहीं, नाम वो मत लिखना कुछ भी किसका नाम? पेपर में ना, पेपर में कहाँ नाम लिखते हैं, पेपर में वो नाम कट के निकल जाता है, चेक करने वाले पास नहीं जाता है नाम, पता है ना, नाम नहीं जाता उसके यहाँ, रोल नंबर जाता है बस। हाँ, नाम कौन रखता है? नाम स्कूल, अरे वो बोर्ड रखता है अपने पास। सेंटर नहीं, सेंटर नहीं, बोर्ड रखता है। सेंटर रखता है, फिर वहां से बोर्ड बोर्ड के पास सेंटर भी नहीं निकालता ना उसको, हाँ। वो जहाँ पे जाता है ना, पहले कॉपी सबमिट होता है, फिर वहां से फाड़ा जाता है, फिर तब जाके कॉपी चेक करनी जाता है। कॉपी जब दिया, सबसे पहले यहाँ से कॉपी आप लोग दे दोगे, हाँ, उसके बाद जमा होगा हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है वहां पे, फिर वहां से जाएगा बोर्ड के पास। ठीक है, बोर्ड के पास वो सारे के सारे फर्रे निकाले जाएंगे, निकाल के स्टेपल किए जाएंगे एक साथ करके, उसको अलग किया जाएगा। उसके बाद अलग अलग स्टेट में भेजा जाएगा चेक करने के लिए और सीबीएसई। यूपी का तो कहीं भी जा रहा है, और यूपी में ही रहेगा, जाएगा नहीं कहीं। यूपी बोर्ड देते हैं। तो ईस्ट वाले जो यूपी है उनका वेस्ट में, और वेस्ट वाले यूपी का ईस्ट में जाता है। तो पार्शियलिटी हो जाएगा ना। नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का कोई इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। अभी जो हम लोगों ने चर्चा करी है सारा का सारा इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, अब बुक उठा के थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या अभी बचा हुआ है जो हम लोगों ने कवर नहीं किया है। देख लो थोड़ा सा, 1 सेकंड में जल्दी से, एकदम क्विक रिवीजन में। बुक नोट्स जो आप उठा सकते हैं, नोट्स में तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ही किया है। हाँ,